ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशंस। और इस लीनियर इक्वेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने कल आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, जिसमें से 3 हमने कर लिए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था, जिसमें से एक क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक यहाँ पे dx हो गया था, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था dy। तो आई होप कि आप लोगों ने इस मिस्टेक को सही करा होगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है हमारा लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, ये बेसिकली जो हमें यहाँ पढ़ना है, ये 2 टाइप के होते हैं। जिसमें से पहला है हमारा लीनियर लीनियर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल equations with constant coefficient and second one जो हमारा टाइप्स है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये हमारे मेनली 2 टाइप की लीनियर इक्वेशन होता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि किसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। आज हमारा पूरा डिस्कस इस पे होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको इस लेक्चर की थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा तो आप हर एक टाइप के इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ये आपका पहला ऐसा टॉपिक है जो आपको सिलेबस को हिट करता है। तो इसे अच्छे से पढ़ते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं, इसे सीखते हैं। कोई भी इक्वेशन हम जानते हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वो फॉर्म क्या है, वो फॉर्म है आपका ऑफ द फॉर्म डी की पावर एन वाई डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन, here a naught a1 d की पावर n माइनस 1 y डिवाइडेड बाय d x की पावर n माइनस 1, फिर प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 y डिवाइडेड बाय d x की पावर n माइनस 2 एंड प्लस एंड सो ऑन एंड प्लस a की पावर n माइनस 1 d की पावर dy इंटू dx, d की पावर 1 है यहाँ पे, प्लस an y इक्वल टू qx। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हो, जहां पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं बात करूं, ऑर्डर n एंड डिग्री 1 है, आपको ध्यान देना है कि ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का n है और डिग्री 1। हर एक टर्म की डिग्री आप देख सकते हो, ईच टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज सेम और दिस इज 1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी डिग्री कितनी है, 1 है और ऑर्डर n, जहां पे वेयर
where a naught is not equal to 0। ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का n तभी होगा जब इस कांस्टेंट की वैल्यू 0 न हो। एंड अदर a1 and an are constant and qx is function of x। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में डिफाइन हो जहां पे हर एक टर्म की डिग्री 1 हो और ऑर्डर इसका n है, साथ ही साथ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n तभी पॉसिबल है जब a नॉट की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो। ये मैंने बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो फिर हम कहते हैं इसके बाद जब इतनी कंडीशन होती है तो हम कहते हैं इज कॉल्ड nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब यही है, जो ये टर्म है आपको दिख रही है, ये टर्म क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। यानी इनकी जगह पे कोई एक्स का टर्म नहीं आना चाहिए। यानी इनका मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी, सपोज आप कोई क्वेश्चन रीराइट कर रहे हो, सपोज मैं एग्जांपल की तरफ ले रहा हूँ कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो ये इस टाइप होगा, जैसे dy/dx² प्लस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 5x हो गया। तो इस टाइप की इक्वेशन आपकी कहलाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि सपोज ये इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो कि x d²y/dx² प्लस x² dy/dx² dy प्लस 6xy इक्वल टू 5। इस कंडीशन में जो ये कांस्टेंट टर्म है ये क्या है, x के हैं, और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये वेरी होगा, यानी इसकी वैल्यू वेरी होगी खुद में। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन होगी तो इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आपको ये केयरफुली देखना है कि पहले वाला ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये आपको याद रखना है, पहली इक्वेशन गिवन है तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ है, जबकि ये नहीं है। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन पहचानना आना चाहिए। अब इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अब हमारा जो मेन मोटो है वो सीखना है। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और अब से इस इक्वेशन को या तो ए नाम दे देना आप, या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे दो जो आपको सुटेबल लगे। अब इस फ्रॉम इक्वेशन ए को कैसे और रिड्यूस फॉर्म में लिखें, यानी छोटा सा छोटा फॉर्म। आप इतना बड़ा फॉर्म हर बार थोड़ा ना लिखोगे। इसे बचने के लिए हम कैपिटल डी बराबर होता है हमारा d/dx। d² की वैल्यू होती है कॉमन करके d²/dx² एंड सो ऑन। d की पावर n की वैल्यू होती है d की पावर n डिवाइडेड बाय d x की पावर n। Put these values in equation A. Put these values in equation first। जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, d की पावर n y प्लस d की पावर n-1 y प्लस d की पावर n-2 y प्लस एंड सो ऑन dy प्लस an y इक्वल टू q x। अगेन आप
इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब अगेन मैं अगर इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड में आप देख लोगे, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, और यहाँ अगर मैं इस y को कॉमन टेकिंग करूं तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके d की पावर n प्लस d की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन d प्लस एक्चुअली इनके साथ अगर आपको याद हो, इसके साथ a0 था, इसके साथ a1 था, इसके साथ a2 था, और इसके साथ an-1 था, और ये इसके साथ आप a0 लिख दो, इसके साथ आप a1, और इसके साथ a प्लस करके an-1, और इसके साथ an, और ये ब्रैकेट के बाहर से y इक्वल टू QX। तो आपकी जो अबव इक्वेशन था वो रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ गया। अगेन मैं चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा ना लिखूं, मैं इससे भी बचना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है हर एक के लिए। तो मैं इसे अगेन रिड्यूस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? रिड्यूस फॉर्म में मैं अगेन इसे लिखता हूँ, इस पूरे को मैं मान देता हूँ, क्योंकि इसमें हर एक में d दिख रहा है, d दिख रहा है, d दिख रहा है, तो इसको मानते हैं कि ये फंक्शन है आपका एफ डी का। एफ डी और बाहर से y, तो यानी ये कंप्लीट इतना जो टर्म है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है एफ डी से। तो f इज ए फंक्शन ऑफ d, और यहाँ पे क्या हो गया क्यू एक्स, यानी यहाँ पे एफ डी का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या हो गया? f इज ए फंक्शन ऑफ d, अब फंक्शन बन गया d का। अभी टॉप में हमने कहा था q इज ए फंक्शन ऑफ x, अब मैं कह रहा हूं f इज ए फंक्शन ऑफ d, f इज ए फंक्शन ऑफ d। तो अब से आपको ये इक्वेशन याद रखनी है अपने माइंड में। अभी तो हमने सिर्फ इक्वेशन को रिड्यूस करके ये फॉर्म, इसका नाम आप चाहो तो b दे सकते हो, आपको जो सही लगे आप इसे दे दो। अब मुझे इक्वेशन को तो मैं रिड्यूस करना सीख गया कि आपकी इक्वेशन जो अबव इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे पहला केस है, यदि आपका केस फर्स्ट है कि अगर QX की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, अगर QX की वैल्यू हो जाए 0, तो इससे इक्वेशन बी जो होती है आपकी, इक्वेशन जो बी होगा, इक्वेशन बी इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, ओनली होमोजीनियस इक्वेशन। अब जो ऊपर वाला होमोजीनियस वो नहीं, अभी इस इक्वेशन की बात करें हम, चल रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसके अंदर अगर ये वाला पोर्शन अगर आपका 0 हो जाए, इसे कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब आपको बड़ा ध्यान से याद रखना है। सेकंड केस सेकंड, इसी में यदि QX आपका क्या हो? नॉन जीरो हो, तो इसे कहते हैं इक्वेशन बी इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। बहुत ध्यान से सुनना है आपने। अभी हम जो लेके चल रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की, न कि मैंने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, वो दूसरा टॉपिक है, वो अलग से। इसके सब पार्ट हैं, यानी ये इस टाइप से हम कहेंगे तो क्या होगा, यानी QX की वैल्यू 0, QX नॉट इक्वल टू। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। अब जैसे आपका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मोर देन वन हो, यानी एक से ज्यादा होगा, तो फिर हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं वो मेथड तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मेथड सिर्फ यूज होते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए। या तो आपको हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना होगा फर्स्ट ऑर्डर में, तभी आप वो मेथड आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम कैटेगराइज करते हैं, हम ओनली वो इक्वेशन लेके चल रहे हैं जिनका ऑर्डर कितना हो, n हो और डिग्री 1।
अदरवाइज आपका ऑर्डर n भी हो सकता है, डिग्री n भी हो सकता है, उनका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है, बहुत टफ काम होता है, उनका सॉल्यूशन इजीली फाइंड नहीं होता है। तो उससे बचने के लिए हम स्पेसिफाई इसमें वही इक्वेशन ले रहे हैं जिनका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बी, यानी इस इक्वेशन बी का सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बी, अब इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आएगा ही। अब मुझे पता ऑर्डर इसका कितना है n, तो मैं जानता हूं कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितना आने चाहिए, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आने चाहिए, एन n, आना चाहिए, n ही आना चाहिए। तो एन यानी आना चाहिए। n ही आना चाहिए। अब यहां से आपको पता लग गया कि उसके सॉल्यूशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट में, यदि इक्वेशन क्या हो, नॉन होमोजेनियस हो, इफ इक्वेशन इज नॉन होमोजेनियस, इफ हम जनरल लेके चलेंगे कि क्यू एक्स भी नॉन जीरो, इफ इक्वेशन बी इज नॉन होमोजेनियस, तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू, देन द सॉल्यूशन, प्लीज यहाँ पे लिखना, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बी, ये होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको याद रखना है ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपके पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड सी एफ, तो सी एफ को कैसे फाइंड करते हैं, आज का हमारा काम ये है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पुट पुट डी इक्वल टू एम, डी इक्वल टू एम, वाई इक्वल टू 1, या आप इसकी जगह पे y इज नॉन जीरो, y नॉन जीरो होता है। अब क्योंकि y में तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, हम सी एफ निकालने के लिए एज्यूम करते कि y की वैल्यू 1 है और क्यू एक्स की वैल्यू हम मानते हैं कि कितना है, 0। कब, जब आप सी एफ निकालते हैं, चाहे इक्वेशन होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस, बोथ केस में क्यू एक्स को आपको क्या करना है, 0 लेके चलना है। पुट डी बराबर एम, तो आपको पता है डी बराबर एम होगा तो डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एम स्क्वायर आएगा, डी की क्यूब बराबर क्या आएगा, एम की क्यूब आएगा। इस टाइप से आपका क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो नाउ इक्वेशन, पुट दीज वैल्यूज, आप यहाँ पे लिख देना, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी एक्चुअल में क्या था, ए नॉट एम की पावर एन प्लस ए वन एम की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एम प्लस ए एन इक्वल टू 0। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन कहाँ है, आप देख लेना ऊपर जाके, अगेन बैक जाके पॉज करके आप देख लेना कि ये इक्वेशन कहाँ से निकला। अब आपको ये क्या दिख रहा है, एक पॉलिनोमिनल इक्वेशन दिख रहा है। आप जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, अगर कोई इक्वेशन n डिग्री है तो नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होते हैं, n। इतना तो मुझे पता है। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर इसके n रूट है, बाय फैक्टर थ्योरम अगर आपने पढ़ा है, बाय फैक्टर थ्योरम, मैं इन इन रूट्स को ऐसा लिख सकता हूं, m माइनस m1, m माइनस m2 एंड सो ऑन।
m माइनस m इक्वल टू 0। आपने ये पक्का पढ़ा होगा कि अगर किसी इक्वेशन, अगर कोई 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स आते हैं उनका प्रोडक्ट अगेन पॉलिनोमियल इक्वेशन बना देता है। तो अगर इसके m रूट्स मुझे पता है तो फैक्टर थ्योरम से मैं उन्हें इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहां से मुझे पता लग गया कि इस इक्वेशन के पास कितने रूट हैं, m रूट। अब केस नंबर फर्स्ट, अगर m रूट है तो इनका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सॉल्यूशन ऑफ CF, अब इसमें भी केस बनता है। केस फर्स्ट है कि ऑल रूट्स आर रियल। रियल का मतलब है m इक्वल टू m1, m इक्वल टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी रियल के साथ होने चाहिए डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। m इक्वल टू m1 नॉट इक्वल टू होना चाहिए m2, इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए m3 एंड सो ऑन इक्वल टू नॉट इक्वल टू m। यानी ये सारे के सारे रूट डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में जो CF ऑफ y निकलता है, CF ऑफ y वो निकलता है आपका, ध्यान से देखना है, e की पावर में कैसे होगा, C1 e की पावर में m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn e की पावर mn x। तो आप देखिए नंबर ऑफ कांस्टेंट ये 1 2 कितने कांस्टेंट n, यानी n डिग्री का अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन में भी कितना आएंगे, केस फर्स्ट है, सॉरी केस सेकंड है, रूट्स रियल हैं पर पहले दो रूट m1 इक्वल टू m2 हो गया और रिमेनिंग जो है m3, यहां से आगे m3 m4, ये सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट, बट पहले दो रूट सेम है, पहले दो रूट सेम है। इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा y बराबर, सीधे लिख देता हूं मैं अभी, CF ऑफ y लिख देना, CF ऑफ y। इस कंडीशन में ये इक्वेशन कैसे होगा, तो ये इक्वेशन की जो वैल्यू आती है C1 प्लस C2 x इंटू वाई ई की पावर, चाहे आप यहाँ पे m1 पुट करो चाहे m2 पुट करो, और ब्रैकेट के बाहर से मैंने x लिख दिया, और रिमेनिंग C3 e की पावर m3x प्लस एंड सोन c की पावर n e की पावर mn x। तो ये है जब आपके रूट्स क्या हो, रिपीटेड हो। अगर आपके 3 रूट रिपीटेड हैं और रियल हैं, मैं सारे केस आपको अराइज कर देता हूँ। सपोज आपके पास 3 रूट सेम है, m1 इक्वल टू सर m2 इसका इक्वल जो टू हेलो m3। सर प्लीज आपको मैं टाइम दूंगा, आप प्लीज सुनिए। अभी अभी आपके पास 3 रूट सेम है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, और रिमेनिंग रूट्स आर क्या हैं, डिफरेंट, सारे रियल हैं ये रूट। अभी रियल की बात चल रही है, m1 m2 जितने भी रूट हैं ये r से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। उस कंडीशन में आपके पास m4 डिस्टिन है, m5 भी डिस्टिन है, और सोन और रिमेनिंग क्या है, डिस्टिन है। n डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसका जो CF ऑफ y क्या आएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर, आप m1 पुट करो, m2 पुट करो या m3, किसी भी एक को पुट करो, तीनों सेम है तो किसी को पुट कर सकते हैं, मैंने तीनों को लिख दिया, आप एक को लिखना है। उसके बाद x प्लस C4 e की पावर m m4x प्लस एंड सोन प्लस c की पावर n e की पावर mn x। तो ये अभी आज जो मैंने केस आपके सामने डिस्कस करा है, ये केस ओनली डिस्कस करा है जब आपके रूट्स रियल हो। रियल का मतलब है आर से बिलोंग कर रहे हो, आर से बिलोंग कर रहे हो, और डिस्टिन हो। तो पहला सब केस है, केस फर्स्ट ये अभी, केस फर्स्ट में सब केस फर्स्ट में ये केस है आपका सब केस फर्स्ट सेकंड, आप चाहो तो फर्स्ट कह लो, और ये भी सब केस है थर्ड।
अगर आपका ये सब केस सेकंड है, सब केस थर्ड है और सब केस फर्स्ट आपका यही हो गया। तो ये सब केस हैं। अभी सिर्फ रियल की बात। तो कल के लेक्चर में जो हम बात करेंगे, जब आपके रूट डिस्टिन हो, बट कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, कुछ रूट क्यू से, क्यू फॉर रेशनल नंबर और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करेंगे और जब आपके किससे बिलोंग करेंगे, इरेशनल नंबर से, तो उस टाइम सॉल्यूशन क्या होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और थैंक यू। सर